हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू द वन शॉट वीडियो ऑफ वेक्टर्स। तो आज का जो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, इसके अंदर हम वेक्टर्स को एकदम लेटेस्ट 23-24 का जो पैटर्न होने वाला है उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम ए टू जेड कंप्लीट करने वाले हैं। और कैलकुलस के बाद ये एक रिलीफ वाला चैप्टर है। कैलकुलस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर काम ज़्यादा हो जाता है, पर इसके बाद जो वेक्टर्स और 3D वाली यूनिट है ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। इनफैक्ट वेक्टर्स के बाद सारी ही यूनिट स्कोरिंग है। तो जो वेक्टर्स और 3D वाली यूनिट है ये 14 मार्क्स की हमारी यूनिट है। वेक्टर्स का चैप्टर अलग है, 3D का चैप्टर अलग है, और काफ़ी दोनों के सिलेबस में भी काफ़ी काट छाट CBSE ने करी है। तो हम एकदम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और वेटेज भी इसकी कम नहीं होती है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, और MCQs में इसके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को हमें मिल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। पर डेफिनेटली हमें एक 3 मार्क का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली वेक्टर्स करेंगे उसके बाद ही हमें जो है 3D में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और हमारा जो ये चैप्टर है इसको आज हम फिनिश करेंगे। आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, पहले तो थोड़ा सा वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे जितना हमें ज़रूरी है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ना ज़्यादा ऊपर से छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट देखेंगे। पोजीशन वेक्टर का एक ऐसा कंसेप्ट है जो काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। फिर ऑपरेशन देखेंगे वेक्टर्स पे कि वेक्टर्स पे कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और उन्हीं दोनों में से ऑपरेशंस में से 2 ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यहीं से बनते हैं हमारे सारे सवाल। ये मान लो कि 95% जो काम है वेक्टर्स का वो इन्हीं दोनों के अंदर है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ही सारा का सारा काम है। और डेफिनेटली हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते जाएंगे जो हमें बोर्ड्स और CUET में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो आए हुए ही लिए हैं पिछली वीडियोस की तरह। ठीक है, तो देखो, अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट देखा। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर्स की शुरुआत होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या चीज है, देखो ये एक लाइन है, मान लो लाइन जो होती है वो चलती जाती है, ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, ना उसका हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है। एक लाइन को हम ऐसे लिख देते हैं, 2 एरोज लगा देते हैं, उसका मतलब ये है, मान लो सपोज ये L लाइन मैंने लिख दी। ये जो लाइन है इसका कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तुम नहीं कह सकते ये इधर से शुरू हुई है, उधर से शुरू हुई, और कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ नहीं पता है। तो हमने क्या किया, इस लाइन के अंदर से एक लाइन सेगमेंट निकाल लिया। अब लाइन सेगमेंट तो हमने सबने पढ़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर से एक लाइन सेगमेंट निकाल लिया। मान लो ये ए बी लाइन सेगमेंट निकाल लिया। अब ये तो हो गया लाइन सेगमेंट। अब मैं कह रहा हूं इसको डायरेक्टेड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, डायरेक्टेड। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड का मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन भी बताई गई हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यानी कि इस लाइन सेगमेंट में मैं डायरेक्शन भी बताना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन बताने से मेरा मतलब है कि ये लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी बताना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ये एरो लगा दिया, मैं कह रहा हूँ कि जो ये मेरा लाइन सेगमेंट है ये ए से शुरू होके बी पे खत्म हो रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया। ये वाला जो लाइन सेगमेंट बना जिसके अंदर डायरेक्शन भी तुम्हें पता लग रही है, ये एक वेक्टर की फॉर्म ले लेता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, वेक्टर कह देते हैं। अब ये जो एक वेक्टर दिख रहा है तुम्हें, इतना इतना पार्ट जो ये वेक्टर दिख रहा है, इसके पास एक तो लेंथ है और उसके पास एक डायरेक्शन भी है। वो ये भी बता रहा है कि मैं कहाँ से और कहाँ को जा रहा हूँ। तो ये जो ए बी चीज दिख रही है सिर्फ अब लेंथ नहीं बची, इसके पास एक डायरेक्शन भी है। अगर इधर से इधर करते तो हम ये कहते हैं कि वो बी से शुरू होकर ए पे खत्म हो रहा है। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास 3 चीजें हैं जो तुम्हें समझ आनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो इसके पास एक लेंथ है। सबसे पहले तो इसके पास एक लेंथ है जो क्या है, ए बी है। इसके पास जो लेंथ है वो क्या है, ए बी है। दूसरी चीज इसके पास क्या है, सेंस है। सेंस यानी कि सेंस का मतलब हम डायरेक्शन को बोलना चाह रहे हैं, इसके पास सेंस है। सेंस क्या है, ए टू बी। ए टू बी इसकी सेंस है, ए से लेके बी तक जा रहा है। ठीक है,
और तीसरा इसके पास एक सपोर्ट है। तो जब एक वेक्टर बनता है वो इन्हीं तीन चीजों से मिलके बनता है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है इसकी जो ये लाइन है एल, जो लाइन एल की हम बात कर रहे हैं वो इसका क्या है? सपोर्ट है। तो हमारा जो वेक्टर बनता है उसको तीन चीजों की जरूरत होती है बनने के लिए। एक तो उसको लंबाई चाहिए, लेंथ चाहिए, एक उसको क्या चाहिए? सेंस चाहिए, ए से लेके बी तक जो डायरेक्शन बता रहा है, और एक उसको सपोर्ट चाहिए। किसी लाइन के ऊपर ही तो वेक्टर बनेगा, किसी लाइन के ऊपर से ही वेक्टर निकाला हुआ है हमने। तो एक वेक्टर इन तीन चीजों से मिलके बना है। अब वो जो डेफिनेशन है फिजिक्स वाली वो मैं बारी बारी रिपीट नहीं करूंगा कि एक दो तरीके की क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है। स्केलर वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, है ना, मास, टेम्परेचर, ये सब। और अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, उसमें डिस्टेंस बोलना चाहिए था। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेट, ये सब जो क्वांटिटीज हैं ये कौन सी हो गई? ये सब क्वांटिटीज हो गई तुम्हारी वेक्टर्स क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे भी तो यही देख रहे हैं कि हमारी जो ये क्वांटिटी हमने बनाई है जिसके पास एक तो उसकी क्या है? मैग्नीट्यूड है और एक उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये वेक्टर बन तो गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो दूसरी चीज आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे की जाती है। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है। तो हमने जो पीछे वेक्टर बनाया उसमें से बस वेक्टर वेक्टर को निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा वेक्टर है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और ये ए से लेके बी तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसी चीज रिप्रेजेंट करनी है, और मान लो इसकी लेंथ भी मान लो मैंने कह दी, मान लो सपोज 5 यूनिट्स का ये वेक्टर है, इसकी लेंथ भी मैंने बता दी। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीजों को मैथमेटिकल नोटेशन देना चाह रहे हैं। तो एक वेक्टर की नोटेशन हमेशा ऐसे होती है, देखो हम ए बी तो लेंथ लिखते हैं, अगर मुझे लिखना हो तो ए बी तो मैं क्या लिखूंगा? लेंथ लिखूंगा, और उसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा तो ये ए बी वेक्टर बन गया। अब ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक वेक्टर की है, इसके अंदर पता क्या क्या लग रहा है? देखो इसके अंदर पता मुझे ये लग रहा है कि लेंथ तो ए बी है और डायरेक्शन ऊपर बता रहा है कि ए से लेके बी तक है। अगर बाई चांस ये वाला ऐसे बनता तो फिर उसको मैं बी ए वेक्टर से डिनोट करता। ये वाली चीज और ये वाली चीज एकदम अलग अलग है, लेंथ में ये अलग अलग नहीं होते। ए बी लेंथ और बी ए लेंथ तो बराबर होती है, ये तो मुझे पता है, पर ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर बराबर नहीं होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जिधर से वेक्टर शुरू हुआ है उधर से दूसरी तरफ जाना है। तो वेक्टर ए से शुरू हुआ है, बी पे जाना है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है अगर ऐसे दिया हुआ है। या फिर जो हमारा वेक्टर्स होता है वो हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एक्सेट्रा। ऐसे हम एक वेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब उस वेक्टर की हमें लेंथ बतानी होती है, हमें वेक्टर की क्या बतानी होती है? लंबाई कितना कितना लंबा वेक्टर है, जैसे कि ये 5 यूनिट का वेक्टर है, तो उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके लिए हम क्या बात यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम बात करते हैं। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, उसकी लेंथ कितनी है। बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं कि लेंथ कितनी है उस वेक्टर की, लेंथ को ही मैग्नीट्यूड बोलना चाह रहे हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करना सीखना है। देखो हम ए बी के ऊपर अगर ये दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी की लेंथ बताई जा रही है, ए बी का मैग्नीट्यूड। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको मॉडुलस से कंपेयर करते हैं। मॉडुलस नहीं है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तुम्हें इसको पढ़ना भी ऐसे है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। मॉडुलस अलग चीज है, ये सिर्फ क्या बता रहा है कि ये जो ए बी वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है। तो कितनी इसकी लेंथ है? इसकी लेंथ 5 यूनिट्स है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, जो भी वेक्टर है उसके ऊपर 2 लाइन लगा देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अगर वो स्मॉल वाले केस में बात कर रहे हो तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक वेक्टर का क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया। वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा। अभी ये मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तो देख लिया है। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड आएगा कैसे और बाकी सारी चीजों को भी हम आगे देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
तो वेक्टर के टाइप्स हैं बहुत सारे, कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए, एक बार जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला वेक्टर है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम क्या कह देते हैं, नल वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। मान लो उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, ए पे शुरू हो गया ए पे ही खत्म हो गया, तो वो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, जीरो के ऊपर ये वेक्टर जरूर बनाना है, जीरो का मतलब तो जीरो स्केलर हो गया, हमें वेक्टर बनाना है तो ऊपर एरो जरूर लगेगा, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो वेक्टर से। फिर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के नाम में भी पता लग रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, यानी कि वन हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ध्यान से देखो, ए कैप, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। मान लो ए वेक्टर है, मान लो ये ए बी वेक्टर था तुम्हारा, इसी वेक्टर के अलोंग तुम एक यूनिट का वेक्टर बना दो। ये वेक्टर दिख रहा है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, एकदम इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, सेम यही डायरेक्शन में तुम एक ऐसा वेक्टर बना दो जिसकी लेंथ 1 है। मान लो ये एक ए बी वेक्टर बना दिया तुमने, डायरेक्शन भी वही है पर इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये ए बी के अलोंग क्या बोला जाएगा, एक यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। ए बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ए बी के ऊपर कैप लगा देते हैं, ए बी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। अब सोचो ये वेक्टर बना कैसे होगा, डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है। अगर मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टोटल कितना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, अगर इस ए बी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दूं तो ये 5 यूनिट का वेक्टर है। अगर मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दूंगा तो मैग्नीट्यूड तो बन जाएगा 1। भाई ये 5 यूनिट का था, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया तो मैग्नीट्यूड तो बन गया 1, ठीक है। पर डायरेक्शन तो बच गई वो की वही, डायरेक्शन पे तो कोई असर हुआ नहीं। तो एक यूनिट वेक्टर इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है कि भाई क्या होगा, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड करा दूं तो एक यूनिट वेक्टर बन जाता है अलोंग उसी वेक्टर के अलोंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जिसके ऊपर ऐसे कैप लग जाता है वो यूनिट वेक्टर होता है। फिजिक्स में तुम सबने देखा होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जैसे आई कैप जे कैप के कैप लिखते हो ना एक वेक्टर के अंदर, तो वो आई कैप जे कैप के कैप वो यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं। उनकी भी अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो इक्वल हो, सेम हो। अब इक्वल होने के लिए एक वेक्टर 3 चीजों से बना था, एक तो लेंथ, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी, सॉरी लेंथ मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेंथ, एक उसकी सेंस और एक उसका सपोर्ट, इन 3 चीजों से मिलके बना था। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी ये तीनों चीजें सेम हो किसी दूसरे वेक्टर के साथ, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बोल देंगे, जिनकी लंबाई सेम हो, ठीक है, और उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका सपोर्ट भी सेम हो, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल, को का मतलब सेम और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है उनको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में ओ ए ओ बी ओ सी लिखा हुआ है, तो मान लो ये ओ पॉइंट है, तो 3 वेक्टर मान लो मैंने ऐसे बना दिए, तो ये जो 3 वेक्टर तुम्हें दिख रहे हैं, मान लो ये तो हो गया ओ पॉइंट, तो ओ ए ओ बी और ओ सी, ये 3 वेक्टर बना दिए, ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी। तो ये 3 वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट है, तीनों ओ से शुरू हो रहे हैं। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ओ से शुरू हो रहे हैं, तो इनको को इनिशियल वेक्टर्स बोल दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ना। जैसे लाइक वेक्टर तो मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मान लो इसी के नीचे मैंने ऐसे बना दिया, पर इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये तो हो गए लाइक। और अगर अनलाइक की बात की जाए तो ये तो हो गया तुम्हारा एक वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन मान लो इधर है तो इसकी इधर होगी, तो ये अनलाइक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो जैसे कि मान लो तुम्हारी एक लाइन ये है, यहां बना देता हूं, मान लो एक पूरी लाइन ये है,
ये सपोर्ट वाली लाइन, ये क्या है, पूरी सपोर्ट वाली लाइन। और इसी के ऊपर अगर तुम 3 वेक्टर्स काट दो, मान लो एक वेक्टर ये ए बी वेक्टर काट दिया, एक वेक्टर मान लो ये सी डी वेक्टर काट दिया और काट दिए, तो ये ए बी और सी डी वेक्टर कोलिनियर हो गए, एक ही सपोर्ट के ऊपर बने हैं, एक ही लाइन के ऊपर बने हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है। कोप्लेनर वेक्टर्स, अब यानी कि कोप्लेनर, को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन, जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करें, सबका प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि ये बोर्ड दिख रहा है तुम्हें पूरा का पूरा, ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर कितने भी वेक्टर्स बना दो, तुम्हारी कॉपी है वो एक प्लेन है, कॉपी के एक पेज के ऊपर वेक्टर्स बना दो, वो कोप्लेनर हो जाएंगे। तुम्हारा फर्श है, फ्लोर है, तुम्हारी वॉल्स हैं, दीवार है, छत है, रूफ है, ये सारे प्लेन्स हैं, इनके ऊपर वेक्टर खींच दो, घर पे मत खींचना, पिटोगे नहीं तो, ठीक है, तो कहीं खींच के देख रहे हो, है ना, तो ये सारे जो होंगे इनको बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, ये सब बातें पता होनी चाहिए। अब यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है, ये सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हमें देखने हैं कि पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम गूगल मैप का काम करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम गूगल मैप बनना चाह रहे हैं, या एप्पल वाले मैप बनना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे तुम्हारे स्पेस के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, स्पेस तो क्या, ये एक प्लेन बना है, एक्स और वाई एक्सिस से क्या बन गया, एक प्लेन बन गया मान लो, और एक पॉइंट है यहाँ पे पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो 2,3 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,3 हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं एक ऐसा सिस्टम चाह रहा हूं, गूगल मैप क्या होता है, गूगल मैप भी एक तरीके का पोजीशन वेक्टर ही होता है। तुम कहोगे कैसे, पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है कि कहीं पे भी हमें पहुंचा दे, पहुंचाने का काम क्या है, पहुंचाने से मतलब ये है कि हमें मान लो कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप में लिख देते हैं कि भाई यहाँ जाना है, तो गूगल मैप एक तो डिस्टेंस बताता है तुम्हें कि भाई इतना दूर है, और क्या बताता है कि इस डायरेक्शन में जाओ, लेफ्ट लो, राइट लो, यहाँ से ऐसे ऐसे जाओ। तो पोजीशन वेक्टर सेम यही काम करता है कि भाई मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन है, यहाँ से तुम्हें अपनी जर्नी शुरू करनी है, यहाँ से तुम्हें क्या शुरू करनी है, अपनी जर्नी शुरू करनी है, ठीक है। तो वो कहता है कि अब ये ओरिजिन से लेके पी तक मैं जाऊं कैसे। अब क्या चाहिए तुम्हें, एक तो दूरी चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए कि भाई कितनी दूर है और कहां से जाऊं, यही तो मैप काम करके देता है। तो पोजीशन वेक्टर सेम यही काम करके देता है, वो दूरी बताता है और किस डायरेक्शन में जाना है वो बताता है। अब सोचो, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कौन होता है जिसके पास दूरी भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ऐसा हमारे पास एक वेक्टर ही तो होता है जो दूरी भी बताता है, उसके पास लेंथ भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो कहता है कि ओरिजिन से लेके और पोजीशन वेक्टर तक एक लाइन खींच दो, ये वाला पार्ट तो तुम्हें बता देगा क्या, लंबाई, कितनी दूर जाना है, डायरेक्ट डिस्टेंस, और ये वाला जो डायरेक्शन है ओ से लेके पी तक, ये डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी क्या, ये डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी ओ से पी तक जाने की। तो डिस्टेंस पता लग गया, डिस्टेंस कैसे पता लग जाएगा, ओरिजिन कितना है तुम्हारा, 0 0 होता है ओरिजिन, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, रूट में 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 और 4 13, रूट 13, और डायरेक्शन मुझे पता लग रही है कि ओ से पी की तरफ जाना है। तो हमने एक ओपी वेक्टर बना दिया। ओपी वेक्टर को हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ओपी वेक्टर को हम बोलना चाह रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये पी का पोजीशन वेक्टर है, ये पी का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ओपी पोजीशन वेक्टर सीधा सा इतना है कि तुम्हें पी पॉइंट तक पहुंचा देगा, और अगर पी पॉइंट दिया है तो तुम्हें वापस पोजीशन वेक्टर तक भी आना है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर अभी 1 मिनट में तुम्हें समझ आ जाएगा। अब ये बात आती है कि ये ओपी वेक्टर बनेगा कैसे, अभी तक वेक्टर तो हमने बनाया ही नहीं है, हम तो सिर्फ वेक्टर्स की बातें करने लग रहे हैं, वेक्टर तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं है। तो हम अब वेक्टर को बनाएंगे और ये देखेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर ओपी दिखेगा कैसे, ये भी देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर का, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स भी देखने पड़ेंगे। तो देखो एकदम आसान सा कंसेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे एक मैं छोटी सी चीज यूज करूंगा, ट्रायंगल ला की,
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबने पढ़ा हुआ है, उसकी बात करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारी एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस, ठीक है, और वो ही मैं पॉइंट पी ले रहा हूँ जो मैंने अभी लिया था। ये मान लो तुम्हारा पी पॉइंट है यहाँ पे, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 लिए थे मैंने, ठीक है। हमारा जो वेक्टर बना हमारा जो वेक्टर बना पोजीशन वेक्टर, वो कौन सा बना? ये ओपी वेक्टर बना। मैं यही वेक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं यही वेक्टर बनाना चाहता हूँ, ओपी वेक्टर, ठीक है। सपोज मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लूं, एक परपेंडिकुलर तो ये ड्रॉ करा लिया। अगर मैंने सपोज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लिया, सपोज ये परपेंडिकुलर लाई कर रहा है ए पॉइंट के ऊपर, तो अगर ये हमारा 2,3 कोऑर्डिनेट है तो ओ ए जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, और जो पी ए डिस्टेंस है वो मेरा 3 होना चाहिए। एग्री करते हो? अब मुझे क्या करना है, मुझे वेक्टर्स में बात करनी है, मुझे डिस्टेंस में बात नहीं करनी, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए और वेक्टर भी चाहिए। अभी अभी मैं तुम्हें बात कर रहा था कि एक वेक्टर को बनाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ, मान लो यहाँ पे ए है, ये मान लो ए बी एक लेंथ है, ये ए बी एक लेंथ है, मान लो 3 यूनिट्स की है। अगर तुम्हें इसको वेक्टर बनाना है तो इसको एक डायरेक्शन और देनी पड़ेगी। अभी तो ये सिर्फ लंबाई है, अगर तुम ए से बी कर दोगे तो ये ए बी वेक्टर बन जाएगा, और बी से ए कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी ए वेक्टर बन जाएगा। अब वेक्टर बनाने के लिए हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है, और डायरेक्शन देने का काम, हमें सिर्फ डायरेक्शन देनी है, हमें मैग्नीट्यूड पे असर नहीं डालना है। तो ऐसा काम करने के लिए हम किसको लेके आते हैं? यूनिट वेक्टर को लेके आते हैं। यूनिट वेक्टर क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। वो हमें कुछ भी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करता है, वो हमें सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है। लेंथ हमारे पास होती है, जैसे कि अब ये ओ ए जो दिख रही है, ये ओ ए सिर्फ एक लेंथ है। ओ ए कितनी लेंथ है? 2 है। अगर मैं बात करूं तुम्हारी ए पी सिर्फ एक लेंथ है, कितनी? 3, ये 3 है, ठीक है। एपी हमारी लेंथ कितनी है? 3 है। अब मैं इनको वेक्टर्स बनाना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि ओ ए लेंथ ना दिखे, एक वेक्टर बने। तो उसके लिए मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिएगा जो ओ ए की डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर वो मिल जाए मुझे तो मैं इसका एक वेक्टर बना दूंगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, स्टैंडर्ड एक्सिस होती हैं। तो मैंने क्या किया कि इन तीनों के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, ताकि इसके अलोंग कोई भी लेंथ आएगी तो मैं उसका वेक्टर बना दूं। इसके अलोंग कोई भी लेंथ लोगे तो मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लो आई कैप, ठीक है। अब ये आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 है। सिमिलरली जे कैप मैंने एक वेक्टर बना दिया, यूनिट वेक्टर, जो वाई एक्सिस के अलोंग है। ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताने का काम करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और जेड एक्सिस बनाएंगे तो उसके लिए के कैप होगा। अब देखो ओ ए जो वेक्टर, यानी कि मुझे क्या पता लग गया, मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो मैंने ओरिजिन से मान लो मैंने यहाँ ए तक एक 5 यूनिट की लेंथ ले ली, तो ओ ए मेरा क्या बन गया? ओ ए लेंथ मेरी 5 है। पर अगर मेरे को ओ ए का वेक्टर बनाना है तो इसकी डायरेक्शन मुझे पता है, आई कैप की डायरेक्शन है, ठीक है। आई कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो 5 आई कैप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर 5 यूनिट का है, और इसकी लेंथ कौन सी है? एक्स एक्सिस वाली है, वो यहां से पता लग रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमने ऐसे क्या बना दिया, इसका वेक्टर बना दिया। तो अगर मैं ओ ए वेक्टर बनाना चाहता हूं यहां से, तो ओ ए वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा? लेंथ तो है 2 और डायरेक्शन है आई कैप वाली, तो ओ ए वेक्टर बन गया 2 आई कैप। और ए पी वेक्टर क्या बन जाएगा? इसकी डायरेक्शन कितनी है? जे कैप वाली, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो इसकी डायरेक्शन बन जाएगी 3 जे कैप। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये अब मेरे पास ओ ए और ए पी वेक्टर बन गए। समझ में आई बात? मुझे पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना है? ओ पी वेक्टर बनाना है, ओ पी वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैं यूज कर रहा हूँ, वो मुझे आगे पढ़ाना था, पर मजबूरी अब ये है कि मुझे पहले बताना पड़ेगा। ओ पी वेक्टर बनाना है, तो ओ पी वेक्टर मेरा क्या बनेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है सेम ऑर्डर में, तो ये एक ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स ओ ए और ए पी 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और उनका ऑर्डर सेम है। देखो एक कॉन्टिन्यूटी में चलते जा रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूटी में चलते जा रहे हैं। तो जो तीसरी साइड है वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है। रिजल्टेंट का मतलब उनका सम।
तो जो तीसरी साइड है OP वो उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर यानी कि ये ऐसे जा रहे थे तो ये इधर आना चाहिए था, और ऑपोजिट ऑर्डर क्या है, ये इधर से ऐसे जाएगा। तो इसलिए OP वेक्टर निकलेगा क्या, OA प्लस का AP वेक्टर। OA कितना हो जाएगा तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये OP वेक्टर पहली बार हमें एक वेक्टर बना हुआ दिखा है, पहली बार मुझे क्या दिखा है, एक वेक्टर बना हुआ दिखा है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर दिखा, इसको क्या बोलेंगे, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ OP है। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये OP का P का ये पोजीशन वेक्टर्स है। P का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर के अंदर देखो तुम्हें x और y कोऑर्डिनेट दोनों दिख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ये रहा और y कोऑर्डिनेट ये रहा। तो अगर एक पोजीशन वेक्टर दिया है तो सीधा सीधा तुम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स। 2i कैप 3j कैप है तो पॉइंट क्या होगा, 2 3 होगा, और अगर 2 3 पॉइंट दिया है तो डायरेक्टली उसका पोजीशन वेक्टर 2i कैप 3j कैप लिख सकते हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम टॉपिक तो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या चीज है, देखो कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक तो होता है x कंपोनेंट और एक होता है y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या होगा, दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, x का कंपोनेंट है 2, x एक्सिस के लॉन्ग कितना पार्ट आया 2, y कंपोनेंट है 3, बस इतनी सी बात है, ये x कंपोनेंट ये y कंपोनेंट। तो हम फिर यहाँ पे अब पोजीशन वेक्टर पे आ गए। अब ये पोजीशन वेक्टर OP मुझे समझ आ रहा है कि OP पोजीशन वेक्टर बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसी चीज को अगर मैं 3D में ले जाऊं, इसी चीज को अगर मैं किस में ले जाऊं, 3D में ले जाऊं, तो 3D में अगर ले जाएंगे तो इन 3D सिमिलरली इन 3 डायमेंशन यानी कि अगर स्पेस में होगा, अगर मेरा पॉइंट एक स्पेस में है 3 डायमेंशंस में, तो फिर उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये 3 डायमेंशंस है, तो अगर कोई पॉइंट P यहाँ पे स्पेस में है और उसके कोऑर्डिनेट्स ABC है, सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ABC, यहाँ पे मान लो i कैप है, ये x एक्सिस है तुम्हारी, यहाँ पे मान लो j कैप डायरेक्शन है, ये y एक्सिस है, और ये मान लो z एक्सिस है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मान लो k कैप है। तो जो ये P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर जो OP बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप बन जाएगा। ठीक है, वेक्टर दिखेगा कैसा, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर OP वेक्टर होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात और है कि कंपोनेंट्स अगर दिए हुए हो तो हमें मैग्नीट्यूड भी बनाना है। अब एक सेकंड थोड़ा सा काम और करते हैं। मान लो हमें सेम चीज दी हुई है, सेम चीज एज्यूम कर रहे हैं, 1 मिनट, ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। मान लो एक AB वेक्टर बनाना चाह रहे हो, स्पेस के अंदर दिया हुआ है, एक AB वेक्टर मान लो तुम्हें स्पेस के अंदर गिवन है, और इस AB वेक्टर को तुम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। यानी कि तुम क्या चाह रहे हो, तुम ओरिजिन से नहीं जाना चाह रहे, अब की बार गूगल मैप के अंदर तुमने खुद की पोजीशन नहीं एंटर करी है, तुमने कहीं और की लोकेशन डाली कि भाई मैं कहीं और से कहीं और जाना चाह रहा हूं। तुम तो यहीं पे खड़े हो, तुम तो यहीं पे खड़े हो, पर तुम एड्रेस जानना चाह रहे हो A से B तक कैसे जाऊं। मान लो यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है, तो तुम ये वाला रास्ता जानना चाह रहे हो कि A से B तक कैसे जाना है, ये चीज करना चाह रहे हो। मान लो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लो मैंने बोल दिए x1, y1 है, और B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने बोल दिए मान लो x2, y2 है, ये बोल दिया सपोज मैंने। तो तुम अब ओरिजिन पे खड़े हो पर A से B तक जाने का रास्ता पता करना है। तो अब वो रास्ता कैसे पता करेंगे, देखो वो रास्ता कैसे पता करेंगे कि O से A तक और O से B तक जाने का तो पता ही है, O से A तक और O से B तक जाने का तो पता लग गया। कैसे पता लग गया, अभी यही तो सीखा है, O से P तक कैसे जाना है, O से A तक कैसे जाना है, ये तो पता लग ही गया मुझे, है ना। तो ये चीज मुझे पता लग गई, O से A तक जाने का और O से B तक जाने का। कैसे, क्योंकि इनके पोजीशन वेक्टर्स आते हैं मुझे, तो मुझे OA वेक्टर पता है और OB वेक्टर पता है। OA वेक्टर कितना बनेगा, XI कैप YJ कैप,
ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर तो मेरा x1 आई कैप y1 जे कैप बन जाएगा। और अगर ओ बी वेक्टर की मैं बात करूं तो x2 आई कैप y2 जे कैप बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, हमें तो ए बी वेक्टर निकालना है, किसी तरह ए बी वेक्टर बन जाए। तो अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ लगाने की कोशिश करें तो ओ ए बी सेम सेम उसमें सेम ऑर्डर में, ओ ए और ए बी सेम ऑर्डर में, और जो ओ बी है वो ऑपोजिट ऑर्डर में है ना। तो हम क्या करें, ट्रायंगल लॉ अगर लगाएं तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाना चाहिए, मेरा ओ बी बन जाना चाहिए। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मेरा क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर तुम्हारे पास है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, और ओ ए वेक्टर ये रहा माइनस का x1 आई कैप माइनस का y1 जे कैप। अब x आई कैप y कैप वाले घट जाएंगे, जे कैप वाले घट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप। तो हमने एक ये सॉरी के कैप लिख दिया मैंने यहाँ, सॉरी फिर के कैप लिख दिया ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर बन गया मेरा। तो ए बी वेक्टर बना लिया मैंने। अगर मुझे ए और बी पॉइंट्स गिवन है तो मैं ए बी वेक्टर बना सकता हूं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। हमने यहां से क्या देखा कि ए बी वेक्टर मेरा क्या बना, इस वाले स्टेप से मैंने देखा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और उसको दिखेगा ऐसा, वो दिखेगा मुझे ऐसा। ठीक है, अब तुम ए बी वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लेंथ निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ए बी वेक्टर की लेंथ होगी। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो ए बी वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर। अब वो है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही, बस फालतू में नई बात बोल रहा है। x कंपोनेंट का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। z का होता तो z भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 3 डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर है जो a पॉइंट से मिलके बना है, 3 डायमेंशन में अगर बात करें, और b वेक्टर क्या है x2 y2 z2 है, तो जो हमारा ए बी वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना है। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो x2 माइनस x1 आई कैप, ये वेक्टर बन जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का कंपोनेंट का स्क्वायर, y के कंपोनेंट का स्क्वायर और z के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये सारी कहानी पोजीशन वेक्टर की और किसकी है, पोजीशन वेक्टर की और दूसरा क्या था, कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो ये है। अब एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर का कंसेप्ट और आता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी ना, मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा लाइन के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट वन शॉट आएगा लाइन के अंदर, उसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं 3D के अंदर। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ तुम्हें वो दोनों चीजें, ताकि मान लो बाई चांस क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो यहाँ पे छूटे ना। ठीक है, बाकी वो लाइन के अंदर अच्छे समझ आता है। मान लो मैंने कह दिया कि एक वेक्टर बनाओ ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4, और बी वेक्टर मान लो मैंने कह दिया बी पॉइंट है 1 2 3। तो ए बी वेक्टर अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बना दूंगा, x2 माइनस x1, x2 में से x1 घटा दो तो माइनस आई कैप, y2 में से y1 घटा दो तो माइनस का जे कैप, z2 में से z1 घटा दो तो माइनस का के कैप। यही बनेगा, ये ए बी वेक्टर बन गया। एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर।
वो क्या होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो तुम्हारे वेक्टर दिख रहे हैं उसी के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या दिख रहे हैं तुम्हें। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की इसकी बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे तुम्हारे -1 -1 -1। एक्स कॉम्पोनेंट कितना है -1, वाई कॉम्पोनेंट -1, जेड कॉम्पोनेंट -1। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गई। ये ऐसा ब्रैकेट हम यूज कर देते हैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे तो फिर वो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, समझ रहे हो। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये होते क्या है, इनको मैं 3D के अंदर डिस्कस करूंगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं ए बी का यूनिट वेक्टर बनाओ, जैसे मैंने पीछे बनवाया था, तो अगर हम ए बी का यूनिट वेक्टर बनवाएं तो ए बी का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे, ऐसा करा देंगे, ए बी को उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड करा देंगे। अब इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा, x के कंपोनेंट का स्क्वायर 1, y के कंपोनेंट का स्क्वायर 1, z का भी 1, तो √3 आ रहा है। यानी कि अगर ए बी वेक्टर को हम √3 से डिवाइड करा दें, -i कैप -j कैप -k कैप को √3 से अगर डिवाइड करा दें तो ये वेक्टर। अच्छा एक चीज और बताओ, एक अच्छी बात हो रहा है, एक यूनिट वेक्टर तो होगा, देखो एक यूनिट वेक्टर तो होगा, पीछे जाऊंगा मैं थोड़ा सा, एक यूनिट वेक्टर तो जाएगा इधर, हो सकता है एक यूनिट वेक्टर इधर भी आ जाए। तो हमेशा एक वेक्टर के अलोंग दो यूनिट वेक्टर बनते हैं, एक उसकी डायरेक्शन में एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो यूनिट वेक्टर बना सकते हैं हम प्लस माइनस साइन लगा के, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आना है। तुम माइनस वाले का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही आएगा, मैथमेटिकल अगर देख रहे हो। तो यूनिट वेक्टर हमेशा दो बनते हैं, तो यहाँ पे बेशक चाहो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस। बाकी प्लस माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा +-1/√3 i कैप, प्लस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ही रहेगा, +-1/√3 j कैप +-1/√3 k कैप। ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या करोगे, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो +-1/√3 +-1/√3 और +-1/√3, ये डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये सारी कहानी है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर्स के सम के अलोंग। पहले इन दोनों वेक्टर्स का सम करो। मान लो ये ए वेक्टर है तुम्हारा, ये बी वेक्टर है, तो पहले एक सी वेक्टर बनाओ जो इन दोनों का सम बनेगा, फिर उसके अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है। तो ए प्लस बी करना है, तो दोनों वेक्टर्स को जोड़ देना है सबसे पहले। ठीक है, तो आई वाले को आई में जोड़ दो, -3 और -2 बन जाएगा, +3 और -2 बन जाएगा +1, और -2j और +j, ये बन जाएगा -j कैप, और k और माइनस का ये क्या बन जाएगा, -2k कैप। ये आ गया एक यूनिट वेक्टर जो किसके अलोंग है, ये एक वेक्टर आ गया जो इन दोनों का सम है। ठीक है, इसके अलोंग अब हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, सी कैप। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स। हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना था जो इन दोनों वेक्टर्स के सम के पैरेलल था। तो पहले इन दोनों वेक्टर का सम करके देखा कि क्या वेक्टर बन रहा है, अब उसके अलोंग यूनिट वेक्टर बनाना है। तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। और देखो यहाँ पे एक वेक्टर पूछा है, एक, हम दो भी निकाल सकते हैं, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। अब उसने एक नाम दिया है तो चाहे प्लस वाला निकाल दो, माइनस निकाल दो, नहीं तो दोनों भी निकाल दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यूनिट वेक्टर होंगे। तो उसके लिए तुम्हें सी का मैग्नीट्यूड चाहिएगा। सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट, तो √6 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो √6 से डिवाइड करा दो, तो +-i-j -2k कैप अपॉन में √6 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6 आई कैप माइनस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 के कैप। ये दो वेक्टर्स बन जाए, ठीक है, इन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ द वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। हमें यूनिट वेक्टर नहीं बताना, हमें इस वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर दिया हुआ है। तो जब भी तुम्हें कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछे तो तुम्हें सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर बनाना है, उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनाओ। ठीक है, पहले एक यूनिट का तो बने यूनिट वेक्टर। पहले हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए कैप आएगा। इसको क्या बोलेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट में एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये 3 आ गया। ठीक है, तो एक ही पूछा है ना उसने, तो हम एक ही निकाल देते हैं, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3। तो ये वेक्टर बन जाएगा हमारा माइनस 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ये यूनिट वेक्टर आया है, यूनिट वेक्टर यानी कि एक मैग्नीट्यूड वाला। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 निकालना है अब हमें, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। 7 मैग्नीट्यूड का निकालना है तो उसको 7 से गुना करा दो, वो 7 का हो जाएगा। 10 का निकालना है 10 से गुना करा दो, 5 का निकालना है 5 से गुना करा दो, तो वो बन जाएगा 7 ए कैप। तो ये हो जाएगा माइनस का 7/3 आई कैप प्लस का 14/3 जे कैप प्लस का 14/3। ये वेक्टर आ गया 7 मैग्नीट्यूड का इस वेक्टर के लो। तो ये चीज हमें ऐसे करनी है। ये हमारा बेसिक पार्ट अब हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। हमारे वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो हमारे वेक्टर्स के ऊपर बेसिकली ऑपरेशन जो होते हैं वो एडिशन का होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अब ट्रायंगल लो तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, सब्ट्रैक्शन का होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का होता है। ये दोनों चीजें तो हम कर ही चुके हैं, दो वेक्टर को जोड़ चुके, घटा चुके, इसमें कुछ नहीं है। आई वाले को आई में जोड़ दो, जे वाले को जे में, बस ऐसे ही है, घटाना भी ऐसे ही है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, और वेक्टर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये हमारे ऑपरेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हें 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। मान लो इस वेक्टर को -5 से गुना कराना है, इस वेक्टर को -5 से, यानी कि -5 से ए की मल्टीप्लिकेशन करानी है, तो -5 से इसकी गुना करा दो। कैसे होगी, सारे कंपोनेंट्स -5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बन जाएगा माइनस का 10i कैप प्लस का 15j कैप माइनस का 20k कैप, ये बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, बस ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब मेन चीज हमारे पास क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे हमारी कहानी है, सारी की सारी कहानी वेक्टर्स की यहीं पे ही है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इसी में सारी कहानी है। तो बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट, ये आउटपुट क्या निकलता है मल्टीप्लिकेशन का, हमने प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक प्रोडक्ट को तो बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट और एक को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर्स की गुना करा के एक स्केलर नंबर मिले, एक क्या मिले, एक स्केलर नंबर मिले, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करा के मुझे एक दूसरा वेक्टर ही मिल रहा है, दो वेक्टर की गुना कराई तो एक वेक्टर ही अगर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करा के वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें वो दोनों चीजें पढ़नी है, यहीं से आएंगे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस ज्यादा, जो भी 90% सिलेबस है वो हमारा यहीं से ही कवर होगा। तो पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। डॉट प्रोडक्ट का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन डॉट से होती है।
वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्रॉस से होती है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से लिखा जाता है, ए डॉट बी। कहता है कि मान लो अगर एक वेक्टर ये है तुम्हारा, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर मान लो ये है, ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल सपोज थीटा बन रहा है, तो कहता है कि ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट होगा। डॉट क्यों आया, डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि इनके बीच में डॉट लिखा जाता है। तो ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट होता है, वो कहता है ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो और कोस से गुना करा दो, और क्या करा दो, कोस से गुना करा दो। तो ये कोस ऑफ थीटा से गुना करा दो, ये जो चीज निकल के आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब ये डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझना है कि डॉट प्रोडक्ट चीज क्या है। डॉट प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली अगर हम समझें तो डॉट प्रोडक्ट से एक्चुअल में कैलकुलेट होता ही क्या है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस बड़ा अच्छा है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका बहुत अच्छा है, और ये मान के चलो यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेशक चाहे एमसीक्यू से आए, बड़ा क्वेश्चन आए, पर आएगा जरूर यहां से, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, छोटा सा एक डेरिवेशन है वो मैं कराता हूं। जैसे कि मान लो एक ये वेक्टर मैंने बना दिया, इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारा ए वेक्टर है, सपोज ये तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर है, और ये मान लो तुम्हारा बी वेक्टर है, ये मान लो तुम्हारा बी वेक्टर है, ठीक है। अब एक बार मैं इस वेक्टर को ना छोड़ नहीं रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे घुमाऊं, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे घुमाऊं, मान लो यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लो तुम्हारा सन है, सूरज है ऊपर, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, तुम कहोगे क्या क्या बता रहा है, समझो यहाँ पे मान लो सूरज है तुम्हारा एकदम सिर के ऊपर, और यहाँ पे तुम्हारा बी वेक्टर है। अब इसकी रोशनी जब ऊपर से गिरेगी तो बी वेक्टर की परछाई बनेगी ए वेक्टर के ऊपर, कुछ ना कुछ शेडो बनेगी, शेडो बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर कुछ शेडो बनेगी। देखो अगर यहाँ रहेगा एकदम ऊपर, सूरज एकदम सर के ऊपर है अगर बी के ऊपर, तो शेडो तो कुछ बनेगी ही नहीं, बस ये पैर में ही खत्म हो जाएगी शेडो। अगर तुम थोड़ा सा इसको इधर झुकाते जाओगे तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी शेडो बनती चली जाएगी, जितना ये झुकेगा, ये देखो ये वाली शेडो बन गई, जितना ये और आगे जाएगा ये लंबी पूरी शेडो बनेगी यहां से यहां तक, ये वाली शेडो, समझ रहे हो बात को। तो जितना हम इसको ऐसे मूव कराएंगे तो शेडो चेंज होती जाएगी। तो हम जो है डॉट प्रोडक्ट के अंदर यही चीज कैलकुलेट करके बताते हैं कि एक वेक्टर की शेडो कितनी बनती है दूसरे वेक्टर पे। मान लो ये हमारा बी वेक्टर है, या मैं सेम ही कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मान लो हमारा बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का शेडो कितना बन रहा है ए वेक्टर के ऊपर। अब शेडो नहीं बोलेंगे, इसका शेडो का एक नाम है अच्छा सा, बाकी ये हमारा बी वेक्टर का अगर शेडो देखोगे तो बी वेक्टर की शेडो बननी तो ये वाली चाहिए ना, ये बी वेक्टर की शेडो बननी चाहिए ये वाली। मान लो ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, इन दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा बन रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये मान लो पॉइंट सी है। तो जो ये तुम्हारा ओ बी बन रहा है, ओ बी, ये शेडो है तुम्हारी बी की ए के ऊपर, है ना। तो जो ओ बी है वो क्या बन रही है तुम्हारी, शेडो बन रही है, इसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर जो होगी वो क्या होगी, ये ओ बी होगी। तो डॉट प्रोडक्ट हमें ये चीज कैलकुलेट करके देता है। कैसे कैलकुलेट करके देता है, देखो ए डॉट बी तुम्हारा बनेगा क्या, तुम्हें अच्छे से पता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ए के मैग्नीट्यूड को ऐसे ही रहने दो, बी का मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा, बी का मैग्नीट्यूड ओ ए लेंथ है, ओ ए लेंथ, बी का मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा, ओ ए लेंथ है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ओ ए कोस थीटा,
इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ ए कोस थीटा, क्योंकि बी की जो लेंथ है, बी का मैग्नीट्यूड ओ ए है। अब जरा इन ट्रायंगल ओ ए बी देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी देखो, हमें क्या निकालना है, ओ ए कोस थीटा निकालना है, ओ ए कोस थीटा। जरा कोस थीटा की वैल्यू निकालो, ओ ए बी के अंदर से कोस थीटा, ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा क्या होगा, बेस ओ बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओ ए, ये हो गया। तो अगर मैं तुमको बोलूं यहां से ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, ओ ए कोस थीटा आएगी, ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, ओ ए कोस थीटा, यानी कि ओ ए कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ओ बी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए का मैग्नीट्यूड इनटू में ओ बी। तो अगर मैं यहां से ओ बी निकालूंगा तो ओ बी कितना आएगा, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, निकल गई। तो इसको बोला जाता है, ये बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर है, ये क्या हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको बोला जाएगा, ये क्या है, बी की प्रोजेक्शन ऑन ए आ गई। क्लियर हो गई ये बात। तो अगर हमसे बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो अब तुम्हें फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए डॉट बी अपन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाली है वो नीचे आएगा। सिमिलरली अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर ये पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, सिमिलरली ए डॉट बी आएगा और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्शन एक लेंथ है, ये जो शेडो की एक लेंथ निकाल रहे हैं, तो इसको प्रोजेक्शन ना बोल के कई बार हम इसको स्केलर प्रोजेक्शन भी नाम दे देते हैं, कि भाई यहाँ पे एक स्केलर चीज की बात कर रहे हो, बस लेंथ लेंथ पूछ रहे हो। पर कई बार वो ये इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे ये ओ बी का वेक्टर भी पता करना है, कई बार वो ये भी इंटरेस्ट शो करता है कि मुझे ये ओ बी की का जो ये वेक्टर बन रहा है ना, ये भी बताओ। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि वेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और पता लग जाएगा, अगर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और पता है तो वो क्या बन जाएगी, तुम्हारे वो वेक्टर बन जाएगा। अब ये वेक्टर कौन सा है, ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, यही तो यूनिट वेक्टर निकलेगा ए कैप, है ना। तो ओबी की लेंथ तो तुमने निकाल ही ली, उसके साथ ही यूनिट वेक्टर और चिपका दो, अगर उसके साथ तुम ये यूनिट वेक्टर और चिपका दोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, इसके साथ क्या लगा दो, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लगा दो, यूनिट वेक्टर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसके साथ लगा हुआ है बस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा किसका, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये जो पूरा स्केलर नंबर आएगा, इस स्केलर नंबर की गुना ए वेक्टर से करा देंगे। सिमिलरली वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर ये कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, ए डॉट बी अपॉन में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू में बी का मैग्नीट्यूड, इनटू में बी वेक्टर, ये हो जाएगा तुम्हारा ए का प्रोजेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। पर उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की, वो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जरूर देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हर क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होगी, हर क्वेश्चन के अंदर यही प्रॉपर्टी यूज होगी, पहली वाली जो बोर्ड में पेपर आएगा। कहता है अगर ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही करा दोगे, कहोगे सर प्रॉपर्टी तो बहुत रद्दी है, पर बहुत काम किया, अब करेंगे जब समझोगे इस बात को। कहता है अगर एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही करा दे तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और कोस जीरो हो जाएगा। एक वेक्टर खुद के साथ एंगल जीरो बनाता है, कोस जीरो कितना होगा, 1 होगा, तो ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि
अगर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है तो उस वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करा दो। इसको इधर से समझेंगे, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही करा देंगे। अब इसको करेंगे जब समझोगे तुम आगे, अभी तो इसको ऐसे ही समझो, ठीक है, इतना समझ लो अभी काफी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड अच्छा, इसी के अंदर अगर समझो, अगर हम आई डॉट आई निकालेंगे, आई कैप डॉट आई कैप, तो ये भी 1 आएगा। जे कैप डॉट, अच्छा आई कैप कितना आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस 0। अब आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, तो ये 1 आएगा। आई कैप डॉट आई कैप 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप, ये भी 1, के कैप डॉट के कैप, ये भी 1, ये तीनों 1 होते हैं। और अगर हम देखें आई कैप डॉट जे कैप, अब आई कैप तो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे कैप है तुम्हारा वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब इन दोनों के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री। अब वो बनेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और कोस 90 0 होता है, तो वहां से ये 0 हो जाएगा। तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, ये सारे 0 होते हैं। तो यहां से हमारे को एक और फॉर्म मिल जाती है, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक अलग तरीका पता लग जाता है मेरे को इस रूल से। कहता है कि मान लो एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है x1 आई कैप, x2 जे कैप, x3 के कैप, और मान लो एक और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है x1 x2 x3 ले लिया, चलो y1 आई कैप, y2 जे कैप और y3 के कैप। ये दो वेक्टर अगर तुम्हें दिए हुए हैं और यहां से तुम अगर a डॉट b निकालना चाहते हो तो क्या करना है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कराना है। तो ये जो x आई कैप वाली टर्म है, x1 आई कैप, ये सबके साथ डॉट प्रोडक्ट कराएगी जाके। तो x1 आई कैप, y1 आई कैप डॉट आई कैप तो 1 बन जाएगा। तो जब x1 आई कैप की y1 आई कैप से गुना होगी तो यहाँ जाएगा x1 y1 आई कैप 1। फिर आई कैप जब जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएगा तो 0, आई कैप जब के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएगा तो 0। सिमिलरली x2 जे कैप जो होगा वो आई कैप के साथ कराएगा तो 0, के कैप के साथ कराएगा तो 0, पर जे कैप के साथ कराएगा तो 1। तो ये बन जाएगा x2 y2। सिमिलरली जो x3 के कैप है वो के कैप वाले के साथ 1 बनाएगा बस, तो बन जाएगा x3 y3। तो ये एक नई फॉर्म पता लग गई डॉट प्रोडक्ट करने की। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करा के देख लेना है, आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप वाले को के कैप के साथ, बस इतना डॉट प्रोडक्ट कराना है। अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 3-4 चीज आ गई। ये आई पहली, तो फिर उसकी हेल्प से हमने ये चीज देखी, फिर उसकी हेल्प से हमने ये फॉर्म बनाई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है अगर a डॉट बी 0 होगा तो क्या क्या हो सकता है। अगर a डॉट बी 0 है तो वहां से क्या क्या कह सकते हो। a डॉट बी 0 होने का मतलब a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा 0 होगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर या तो a का मैग्नीट्यूड 0 होगा और b का मैग्नीट्यूड 0 होगा और कोस थीटा 0 होगा। ये 3 चीजें 0 हो सकती हैं भाई। या तो कह रहा है कि a वेक्टर 0 बन जाएगा, या तो ये हो सकता है, या फिर b वेक्टर 0 बन जाएगा, या फिर थीटा 90 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि और वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर्स क्या होंगे तुम्हारे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर दोनों के दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो दे दिए, मान लो तुम्हें कह दिया कि a वेक्टर भी नॉन जीरो है, b वेक्टर भी नॉन जीरो और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, तो फिर पक्की यही बात होगी कि वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो यही बचेगा बस, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करो तो कहता है कि अगर एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो तुम्हें पता है a डॉट बी क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा ही तो होगा।
यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो अब ये प्रॉपर्टी ध्यान करो, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है कि उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करा देना है ना। तो हमें अगर इस वेक्टर का स्क्वायर करना है तो इसको ना प्रॉपर्टी नंबर 5 डाल लो, और उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, वो यूज होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी एक और ले लो कि ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, दोनों बातें सेम आती हैं। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों बातें सेम आएंगी। ठीक है, तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही करा दो। मैंने बताया ना एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ होगा। तो अब क्या करोगे, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, सबका अलग अलग कर दोगे, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो ये बन जाएगा 2a डॉट बी। ये होता है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एकदम सिमिलरली हम ये रिजल्ट्स भी बना सकते हैं, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो कितना बनेगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी। और अगर सेवंथ रिजल्ट हम देखें, ये आइडेंटिटीज हैं बेसिकली, और कुछ नहीं, आइडेंटिटीज हैं। अगर a माइनस बी डॉट ए प्लस बी दिया हुआ है, तो वो हमारा सिंपली क्या बनता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी की सारी डॉट प्रोडक्ट की कहानी है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर पूछा है ऑन द वेक्टर दिस, सिर्फ प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए का प्रोजेक्शन बी पे पूछा है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ये पूछा है। तो पहले ए का डॉट प्रोडक्ट बी से कराओ, आई की मल्टीप्लीकेशन आई के साथ कराओ, तो 2 वाले की 2 से कराओगे तो कितनी हो, 2 वाले की 3 से कराओगे तो 6 हो जाएगा, 3 जे वाले की जे से करा दो तो 3 की मल्टीप्लीकेशन -2 से हो जाएगी, तो माइनस का 6 हो जाएगा, अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2, और ऊपर वाला 0 बन गया तो ये 0 हो जाएगा। CBSE 2023 में आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगला ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी पिछली बार आया हुआ है, ये 3 नंबर का आया होगा। लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे निकाला, बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या निकलेगा, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, यही तो निकलेगा। बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, तो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर ये निकलेगा, किसके बराबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए, सी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, तो ए डॉट सी अपॉन में जिसके ऊपर आया है वो नीचे आएगा, यहाँ पे भी ए के ऊपर आया है तो ए के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड तो कैंसिल कर जाएगा। तो तुम्हें इन शॉर्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डॉट बी जो है ना वो ए डॉट सी के बराबर है, ये तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, ये तो पहली कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, देखो B एंड C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और B और C आपस में परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, B डॉट C भी 0 होगा, है ना। तो कह रहा है कि देन फाइंड 3A माइनस 2B प्लस 2C का मैग्नीट्यूड।
अब देखो तुमसे डॉट प्रोडक्ट में हमेशा वो ये मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ही पूछेगा हमेशा। और तुम्हें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है हमेशा। तुमसे क्या पूछेगा, मैग्नीट्यूड पूछेगा, पर तुम्हें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। क्यों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, मैं बार बार यही कह रहा हूं, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ आ रही बात, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बता रहा था। और लगभग क्वेश्चन हमेशा इस पे से ही आता है। तो अब वैसे तो तुम ये लिखोगे, पर तुम्हें तो इसका स्क्वायर ही खोलना है सीधा। तो ये क्या बनेगा, 3a की 3a से कराओगे तो 9 इंटू में a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 4 इंटू में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू में c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab करोगे तो माइनस का 12a डॉट b हो जाएगा, प्लस 2bc, 4 2 2 4 और 2 8, तो माइनस का 8b डॉट c हो जाएगा, और प्लस का 2ca, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12a डॉट c हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसका यूज करेंगे। b डॉट सी 0 दिया हुआ है, b डॉट सी 0 दिया हुआ है, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। और देखो a डॉट बी और a डॉट सी बराबर दिए हुए हैं, तो 12a डॉट बी है, माइनस का 12a डॉट बी है, और प्लस का 12a डॉट सी है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ ये चीज बची, a का मैग्नीट्यूड मुझे 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, b का मैग्नीट्यूड मुझे 2 दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, c का मैग्नीट्यूड मुझे 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। ये देखो कितना हो गया, 9 प्लस 16 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 प्लस 25, यानी कि 61 हो गया, ठीक है। अब ये क्या आया तुम्हारा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया, पर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2b प्लस 2c का मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो रूट 61 यूनिट्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 61 यूनिट्स आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। देखो कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, बहुत अच्छा सवाल है। a और b के बीच में एंगल क्या होगा, 4a माइनस रूट 2b इज ए यूनिट वेक्टर। क्या कह रहा है कि a माइनस रूट 2b अगर एक यूनिट वेक्टर है तो a और b के बीच का एंगल कितना आएगा, ये बताना है। यानी कि तुम्हें क्या दिया हुआ है, a माइनस रूट 2b के का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तुम्हें उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात करनी है हमेशा। जब भी डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड की बात करो तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात करो हमेशा। समझ आ रही बात, तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात करो, वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस का 2 रूट 2a भी करोगे 2 रूट 2a डॉट b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और देखो a और b दोनों यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, a और b भी क्या दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर। a का मैग्नीट्यूड भी और b का मैग्नीट्यूड भी तुम्हें 1 दिया हुआ है, उसका यूज करेंगे। a का मैग्नीट्यूड 1 लिखोगे, b का मैग्नीट्यूड भी 1 लिखेंगे, 2 रूट 2। अच्छा a डॉट b का फॉर्मूला खोल दो, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ये एंगल ही तो निकालना है दोनों के बीच में। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पे भी a का मैग्नीट्यूड 1 लिख दो, b का मैग्नीट्यूड 1 लिख दो, इनटू में कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, 3 माइनस 2 रूट 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, 3 उधर जाके घट जाएगा, माइनस का 2 रूट 2 कोस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1 ओवर रूट 2, थीटा आ गया तुम्हारा π/4। समझे, इस तरीके से होगा।
तो जहां पे भी मैग्नीट्यूड की बात करे वहां पे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात करो हमेशा, वहां पे हमेशा किसकी बात करो, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की। डॉट प्रोडक्ट में तो इस चीज का ध्यान रखना। एक और कर लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और साथ साथ क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो अगर ये चीज दी हुई है तो इनडायरेक्टली तुम्हें क्या दिया हुआ है, अगर ये वेक्टर 0 है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। अगर वेक्टर ही 0 है तो उसकी लेंथ तो 0 मिलनी है। अब यहाँ डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, हमें करनी पड़ी। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो 0 ही होगा। और अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्या बनेगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इज इक्वल टू, ये भी 0 होगा। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम देखें तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, देखो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 16 और 25 41, ये सॉरी हाँ 41 नहीं हाँ 16 और 25 41 और 9 50, उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड में आएगा तो -25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें ऐसा ही मिलेगा जिसके अंदर ये स्क्वायर यूज करना है तुम्हें। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में फिट रखेंगे। तो यहाँ अब हमारा डॉट प्रोडक्ट पूरा होता है। अब चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब बताया मैंने, यानी कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करके मुझे क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है, स्केलर नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मेरे को एक वेक्टर मिले, तो देखो क्या होता है। पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन देखो, ए क्रॉस बी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है, बीच में क्रॉस आता है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, वहां कोस थीटा यहाँ साइन थीटा। अभी तक ये स्केलर है, अभी तक ये तुम्हारा क्या है, स्केलर नंबर है, वेक्टर नहीं है ये। तो ऐसा तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट भी था। इसको वेक्टर बनाने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर और लगाते हैं एन कैप, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। मैंने बताया ना कि डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो तुम्हारा ये होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप डायरेक्शन है कौन सी, यानी कि मान लो एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसी दूसरे वेक्टर के साथ किया तो एक वेक्टर निकल के आया, पर वो वेक्टर होगा कहाँ पे, उसकी डायरेक्शन है क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये बात ध्यान से सुनना कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर बनता है, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर बनता है ना तुम्हारा, ये वेक्टर ए के भी और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। मान लो तुम्हारे ए और बी वेक्टर इस बोर्ड के ऊपर है, मान लो ए वेक्टर तुम्हारा ये है और बी वेक्टर मान लो तुम्हारा ये है, तो जो ए क्रॉस बी बनेगा तुम्हारा, ये मान लो ए वेक्टर और ये मान लो तुम्हारा बी वेक्टर, तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर बनेगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और वो पॉसिबल सिर्फ कब है, जब वो या तो इस बोर्ड से बाहर आए या इस बोर्ड के अंदर जाए। समझ रहे हो, पीछे की तरफ जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। या फिर तुम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, और ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी होंगे ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर। ठीक है, मान लो जैसे कि ये बुक है तुम्हारी, इस बुक के ऊपर तुम्हारा मान लो क्या है, ए और बी वेक्टर है। इस बुक पे ही बनाओगे ए और बी वेक्टर तुम कहीं भी, तो अगर इसके ऊपर बनाओगे तो या तो ए वेक्टर ऐसे ऊपर से जाएगा,
ए क्रॉस बी वेक्टर या तो इसके ऊपर से जाएगा या फिर ए क्रॉस बी वेक्टर इसके नीचे से जाएगा। समझ रहे हो? मान लो तुम्हारी दीवार है, उस दीवार पे अगर ए क्रॉस बी वेक्टर है तो या तो वो दीवार में से ऐसे बाहर आएगा या दीवार के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होती है। वो पता कैसे लगेगी वो डायरेक्शन कि सर वो अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, उसका भी एक रूल है। तुमने सुना है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल, फिजिक्स में देखा होगा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? तुम्हें क्या करना है, ए से लेके बी तक अपने राइट हैंड को ऐसे रोटेट कराओ और जो थंब होगा वो तुम्हारा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी बनेगी? ऐसे जाएंगे ए से बी तक, ए से बी तक ऐसे जाएंगे तो ये थंब आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर होगी हमारी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर बी क्रॉस ए देखोगे, बी क्रॉस ए देखोगे तो बी से ए पे ऐसे जाओगे, फिर बी से ए पे अगर ऐसे जाओगे तो बोर्ड के पीछे की तरफ थंब पॉइंट कर रहा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो हमारे इस तरफ होगी और बी क्रॉस ए की पीछे की तरफ होगी। तो यहीं से एक चीज समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए से एकदम ओपोजिट होती है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी। अगर ए क्रॉस बी बाहर है तो बी क्रॉस ए अंदर होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए का नेगेटिव होता है हमेशा। ये बात ध्यान रखना, कभी भी इक्वल नहीं होता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सॉरी, ए डॉट बी और बी क्रॉस बी, ए डॉट बी और बी डॉट ए हमेशा बराबर होते हैं, पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर्टी है, पर ये यहीं बता दी मैंने तुम्हें। तो ये तुम्हारा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। अब बात आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या करता है? हमें एरिया कैलकुलेट करके देता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की 3 ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। पहली क्या है? पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि इफ या फिर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दे देता है ये हमें, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज एडजेसेंट वेक्टर्स आर गिवन। वो कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देता है जिसके एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे देगा, उसका एरिया कितना होगा? ए क्रॉस बी करो का मैग्नीट्यूड ले लो और उसका हाफ कर दो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो और उसका हाफ कर दो, ये तो एरिया हो जाएगा उस ट्रायंगल का। दूसरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, जिसके एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन हो। वो कितना होता है? वो सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाता है। और थर्ड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन। अगर पैरेललोग्राम्स का डायगोनल गिवन है, दोनों के दोनों डायगोनल, तो उस केस में भी 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वेक्टर प्रोडक्ट का। तो ज्योमेट्रिकली हमें ये चीज मिलती है, जैसे पिछली बार हमें प्रोजेक्शन मिल रही थी, इस बार हमें ज्योमेट्रिकली ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, वो भी समझनी बहुत जरूरी है, फिर देखने कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है। अगर एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ ही कर रहे हो, अगर एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ ही अगर कर रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड इंटू में ए का मैग्नीट्यूड साइन जीरो करोगे, साइन का एंगल अगर खुद के साथ ही लोगे तो जीरो आएगा। नहीं सॉरी, एक वेक्टर का एंगल खुद के साथ लोगे तो जीरो आएगा, और साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है। तो एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा खुद के साथ जीरो होता है। यानी कि अगर तुम आई क्रॉस आई निकालो, जे क्रॉस जे निकालो, या के क्रॉस के निकालो, तो ये हमेशा कितना बनेगा तुम्हारा? जीरो बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से हम बाकी के वो भी देख लेते हैं। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई,
ये सब, ठीक है। तो ये कैसे निकलते हैं? वैसे तो इनका वही तरीका है, देखो यहाँ पे तुम्हारा i होगा, यहाँ पे तुम्हारा j होगा, वही तरीका है। तो i से j का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, और इधर कौन होता है? प्लस का k होता है ना। तो ये कितना होगा तुम्हारा? ये प्लस का k कैप होगा। पर इसका हमने एक तरीका बनाया हुआ है, एक वो सर्कल वाला। हम क्या कहते हैं कि एक सर्कल ले लो, ताकि हमें हर बार ये ना करना पड़े। और सर्कल पे यहाँ पे तो लिख लो तुम्हारा आई कैप, यहाँ पे तो लिख लिया आई कैप, यहाँ पे लिख लिया जे कैप, और यहाँ पे लिख लिया के कैप। अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो पॉजिटिव साइन लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओ तो नेगेटिव लेना है। तो आई से जे पे आया तो क्लॉकवाइज आया तो पॉजिटिव के हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव के हो जाएगा। आई से जे पे आया तो प्लस रहेगा, क्लॉकवाइज तो के। जे से के पे आए तो जे से के पे क्लॉकवाइज ही आ रहे हैं तो तीसरे वाला क्या हो जाएगा? प्लस का आई हो जाएगा। के क्रॉस आई, के से आई पे गए तो क्लॉकवाइज गए तो प्लस का जे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो के जे क्रॉस के जा रहे हो, सॉरी के क्रॉस जे जा रहे हो, तो के क्रॉस जे कितना बन जाएगा? के से जे पे जाना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और फिर के आई आएगा, पर वो आएगा कैसा? नेगेटिव आएगा, तो माइनस का आई कैप, ठीक है। ये हो गई हमारी ये। तो यहीं से हमने एक और बना दी, क्या? डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट फॉर्म, जैसे हमने एनालिटिकल फॉर्म डॉट प्रोडक्ट की देखी थी, वैसे ही डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। मान लो ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है x1 आई कैप, y2 जे कैप, x1 x2 x3 ले लो ना, x1 x2 जे कैप प्लस x3 के कैप। और अगर बी वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है y1 आई कैप, y2 जे कैप और y3 के कैप, तो जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम एक डिटर्मिनेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आई जे और के, पहली रो में तो हम आई जे के लिख देंगे, दूसरी रो में हम ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख देंगे, और तीसरी रो के अंदर हम बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख देंगे। ऐसा करके हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आसान पड़ता है इसलिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी नेक्स्ट। सेकंड, फर्स्ट में ही सारी चीजें बता दी मैंने। थर्ड, सेकंड वो भी बता चुका कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। एक आएगा अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, और ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज ही हैं तो इनका मैग्नीट्यूड यही बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर, फिर से वही चीज जैसे डॉट प्रोडक्ट में था, आइदर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो और बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो और साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना। यही तीनों चीजें निकल के आएंगी। ए का मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर जीरो होगा, या फिर बी वेक्टर जीरो होगा, या फिर साइन थीटा जीरो होने का मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। और वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे, वेक्टर्स आर पैरेलल। तो अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स तुम्हें गिवन है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो फिर वो हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। हाँ, अगर एंगल हमें साइन की टर्म्स में निकालना है तो हम साइन थीटा की टर्म्स में भी एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? ऊपर तो ले लेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नीचे ले लेंगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा की टर्म्स में भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी कहानी हो गई हमारी इसकी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिमाग से मिस हो जाती, शुक्र है याद आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन कई बार ही पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एक रिलेशनशिप हो रहा है, वो और देख लो। वो क्या होता है?
कहता है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें और प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर कर दें। ये तो पहले से ही स्केलर है, इसका मैग्नीट्यूड तो लेंगे नहीं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दे तो वो हमेशा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन है। बस यहाँ पे अब खत्म होती है तो क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स हमें रिप्रेजेंट की गई हैं दो वेक्टर्स से। ठीक है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स ले लो, मान लो ये ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी साइड क्या है तुम्हारी, ए बी 2i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का 5k कैप, और एडजेसेंट है तो बी सी मान लो, ये ए बी है और बी सी क्या है 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है। तो पहले तो कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स के पैरेलल यूनिट वेक्टर बताओ। दोनों डायगोनल्स बनाओ और उनके यूनिट वेक्टर्स निकाल के दिखाओ उनके अलोंग। जैसे ए सी वेक्टर तो ये बनेगा। अब देखो ए सी वेक्टर कैसे बनेगा, क्या ए सी वेक्टर के लिए हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते? ए सी वेक्टर के लिए क्या मैं ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकता? ए बी प्लस बी सी ए सी के ही तो बराबर होगा, ए बी प्लस ए बी सी ए सी के बराबर होगा। तो ट्रायंगल लॉ से ए सी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। तो यानी कि ए बी और बी सी वैक्टर को जोड़ लो। यहां से मैं डायरेक्ट जोड़ दूं ए बी में बी सी को, यहाँ पे एक स्टेप तुम लिख लेना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4i कैप हो जाएगा, आई कैप वाले में आई कैप जुड़ जाएगा, जे कैप वाले में जे कैप जुड़ जाएगा माइनस का 2j कैप, और के कैप वाले में के कैप जुड़ जाएगा माइनस का ही 2k कैप। ये हो गया 2i 2 और 2 4 माइनस का 2 माइनस का। ठीक है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ए सी कैप। ठीक है, तो ए सी कैप क्या होगा, ए सी वैक्टर अपॉन में ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए सी का मैग्नीट्यूड देखो पहले, ए सी का मैग्नीट्यूड आएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया ये √24। √24 का मतलब 4 बाहर आ जाएगा इसमें से, 2√6 आ रहा है, तो हमें 2√6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन में 2√6। तो सबको सेपरेट कर दो, 2/√6i कैप माइनस का 1/√6j कैप माइनस का 1/√6k कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो AC के अलोंग आ गया। BC के अलोंग कैसे, BD के अलोंग कैसे निकालोगे, ये BD है, BD के अलोंग कैसे निकालेंगे, ये BD आ गया। तो BD के लिए हमें कौन कौन सी साइड चाहिएगी, BA वेक्टर चाहिएगा और AD वेक्टर चाहिएगा, BA और AD। तो AB का ऑपोजिट कर देंगे तो BA बन जाएगा, इसको जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। AB को माइनस से गुना कराएंगे तो ये BA बन जाएगा। और देखो जो BC वेक्टर है वो तो AD के बराबर हो गई, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो इसकी जितनी लेंथ है उसकी इतनी लेंथ है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये वाला वेक्टर भी 2i कैप 2j कैप प्लस का 3k कैप ही होगा, ये वाला वेक्टर भी। तो हम यहाँ से BD वेक्टर भी बना सकते हैं। तो BD वेक्टर क्या बनेगा तुम्हारा, BA वेक्टर प्लस का BA वेक्टर और प्लस का AD वेक्टर, ये हो जाएगा। BA वेक्टर के लिए क्या करना है, AB को माइनस से गुना करा देना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप, और AD वेक्टर कितना होगा, AD 2 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, इनको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, i कैप से i कैप वाला कट गया, ये हो जाएगा 6j कैप और प्लस का 8k कैप। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बनाना है, तो पहले BD का मैग्नीट्यूड निकालो। BD का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √36 प्लस 64 यानी कि 10√100। तो BD के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो, तो 6/10 i कैप 8/10 k कैप, माइनस वाला भी ले सकते हैं।
ये बन गया 2/5 जे कैप प्लस 4/5 के कैप। ये तो पहला पार्ट हो गया सवाल का, ये तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो रहा है, देखो, यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑल्सो। पैरेललोग्राम का एरिया और निकालना है, किसका यूज करके? डायगोनल्स का यूज करके, साइड्स का यूज करके नहीं, डायगोनल्स का यूज करके। तो एरिया हमने क्या देखा था, डायगोनल्स अगर गिवन है तो 1/2 AC क्रॉस BC का, BD का मैग्नीट्यूड। अगर डायगोनल्स गिवन है तो ये होगा। तो पहले AC क्रॉस BD निकालो, यहाँ पे तुम्हारा सारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन हो जाएगा इस एक ही सवाल में। तो AC कितना आया था? AC 4 - 2 - 2, 4 - 2 - 2, और BD वेक्टर कितना आया? BD 0 6 8। ये कैलकुलेट करेंगे। तो आई कैप ये रो गई, ये कॉलम गया, माइनस का 16 और प्लस का 12, माइनस का 16 प्लस का 12, माइनस का जे कैप ये रो गई, ये कॉलम गया 32, माइनस का 0 प्लस का के कैप ये रो गई, ये कॉलम गया 24 और माइनस का 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? देखो, माइनस का 4 आई कैप, माइनस का 32 जे कैप, प्लस का 24 के कैप। कैलकुलेटिव बनेगा भाई। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 32 का स्क्वायर करो, इनके स्क्वायर भी नहीं याद मुझे, तो 64 और 96, 4 2 10, 1024, और 24 का हो जाएगा 576। ठीक है, इनको ऐड करो तो 1024 में 576 में 16 ऐड करो तो 12 और 4 16, 7 और 3 10 और 11, और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 16 16। अच्छा, 16 16 में से 16 ही बाहर ले लेते हैं, तो 16 बाहर आएगा तो 4, और ये बन जाएगा 101। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो एरिया कितना बन जाएगा इसका? हाफ, 1/2 इंटू में 4√101, ये हो जाएगा 2√101 यूनिट्स। ये अब जाके सवाल पूरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सारी चीजें देख ली, काफी कुछ हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। अगला सवाल देखो, NCERT एग्जाम्पलर का है, अच्छा सवाल है। कह रहे कोई भी एक वेक्टर ले लो, एनी ए, फॉर एनी ए, किसी भी ए के लिए ये चीज क्या बनेगी, ये पूछ रहा है, किसी भी वेक्टर के लिए। तो जैसे कि मान लो तुमने ए वेक्टर कुछ भी मान लिया, XI YJ और मान लो ZK, ये मान लिया। तो कह रहा है कि अगर मैं उसके लिए ये चीज कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? तो उसके लिए पहले तुम्हें A क्रॉस I निकालना पड़ेगा, A क्रॉस I निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? A क्रॉस J निकालना पड़ेगा, A क्रॉस K निकालना पड़ेगा, ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी तुम्हें। तो A क्रॉस I कितना आएगा? I J K, ऐसे निकाल लें A क्रॉस I, है ना, ऐसे ही कर लो। ये कितना आएगा? X Y Z, I वेक्टर है इसके पास, सिर्फ ये है 0 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, I कैप ये रो गई, ये कॉलम गया 0 0, ये पूरा 0 हो गया, माइनस का J कैप ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, x की 0 से गुना कराई 0, इसकी इससे कराई तो माइनस का z, प्लस का k, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये 0 और माइनस का y, ये हो गया। कितना हो गया? ये देखो, zj माइनस का k y, y k कैप, ये तो हो गया तुम्हारा A क्रॉस I। ठीक है, ये क्या बन गया? A क्रॉस I बन गया। फिर ऐसे ही A क्रॉस J निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहाँ पे ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों चीजों का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड बनाओ। ठीक है, तो ये आया हमारा A क्रॉस I। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? A क्रॉस I के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछ रहा है, ये वाली टर्म में। ठीक है, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है? इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, समझ रहे हो? इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो,
जब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, यानी कि मतलब आई वाले के आई के साथ, जे वाले की जे के साथ, इनके साथ गुना करा दो, तो जे वाले की जे के साथ कराओगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिमिलरली जब हम ए क्रॉस जे निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो जे वाला छूट जाएगा। देखो आई वाले में एक्स वाला छूट गया, जे वाले में वाई वाला छूट जाएगा, तो वो बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब हम ए क्रॉस के का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें जेड वाला छूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन तीनों को जोड़ दो, जब इन तीनों को जोड़ दोगे तो देखो एक्स स्क्वायर 2 बार, वाई स्क्वायर 2 बार और जेड स्क्वायर 2 बार आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है, अगर यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यानी कि ये चीज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये क्या है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो 2 इंटू में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, देन फाइंड ए वेक्टर सी सच दैट, तो हमें एक ऐसा सी वेक्टर बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ए के साथ जिसका क्रॉस प्रोडक्ट तो बी बन जाए और ए डॉट सी सी 3 बन जाए, तो ना मान लेते हैं, लेट सी वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो क्या माने, ए बी सी तो दिया हुआ है, मान लो C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप, मान लो ये मान लिया। तो पहली कंडीशन में मुझे क्या कह रहा है कि ए का जब क्रॉस प्रोडक्ट कराया सी के साथ तो वो बी बन गया। तो जरा ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ कराओ। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 1 1 1, सी क्या दिया हुआ है C1 C2 C3, और बी वेक्टर कितना है तुम्हारा जे कैप माइनस के कैप। तो कंडीशंस बना के सोल्व करना पड़ेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बन जाएगा C3 माइनस C2 माइनस का जे, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये हो जाएगा C3 माइनस C1, C3 माइनस C2, ये रो गई, ये हो जाएगा C3 माइनस C1 और प्लस का के कैप, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बन जाएगा C2 माइनस C1, ये है जे माइनस के। अब देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, जरा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, आई वाला कंपोनेंट आई वाले के बराबर होना चाहिए, यानी कि C3 माइनस C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वहां पे तो आई है नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी यहाँ पे देखो माइनस है, इस माइनस का ध्यान रखना, तो इसको मैं प्लस बना रहा हूँ, C1 माइनस C3 बना रहा हूँ, माइनस को अंदर ले जाएगा, और जे का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दी। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, C2 माइनस C1, ये कितना दिया हुआ है -1, ये थर्ड इक्वेशन है। यहां से 3 इक्वेशन बन गई। दूसरा यूज करो कि A डॉट सी कितना दिया हुआ है, A डॉट सी तुम्हें 3 दिया हुआ है। ठीक है, A का डॉट प्रोडक्ट कराओ C के साथ, तो I वाले की I से गुना कराओगे तो C1, J वाले की J से कराओगे तो C2, और इसकी इससे कराओगे K वाले की K से कराओगे तो C3, ये दिया हुआ है तुम्हें 3। एक इक्वेशन ये आ गई, फोर्थ इक्वेशन ये। अब इन सारी इक्वेशंस को सोल्व करके हमें ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या क्या करें, कैसे करें, ये देखना पड़ेगा। वैसे तो 3 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है, इतना मुश्किल काम तो है नहीं। बाकी क्या किया जाए, देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, देखो 1 + 2 कर दें, अगर 1 + 2 कर दें तो 1 और 2 को जोड़ दोगे तो C3 से C3 कट जाएगा, देखो, और C1 माइनस C2 बन जाएगा, C1 माइनस C2 बन जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा C2 माइनस C1 आया हुआ है, यानी कि माइनस का C1, अरे बाप रे, यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यार, यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कुछ मिस्टेक कर दी, सेकंड में चेक करता हूँ। हाँ, मिस्टेक नहीं है, पर ये दोनों इक्वेशंस ना सोल्व करके कुछ देंगी नहीं, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 0 = 0 बन जाएगा, तो यहाँ से कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है। इस इक्वेशन का यूज करके देखेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो जैसे कि ये C1 C2 में एक इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को भी C1 C2 में रिड्यूस कर लूँ तो फिर उन दोनों को सोल्व कर लेंगे। कैसे, अगर मैं यहाँ से C3 की वैल्यू निकालूँ इस इक्वेशन के अंदर से, इस इक्वेशन के अंदर से C3 कितना निकलेगा,
C1 माइनस 1, तो C3 की वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये इक्वेशन C1 C2 में कन्वर्ट हो जाएगी। C1 माइनस 1 इज इक्वल टू C3 रख दें तो C1 में C1 जुड़ जाएगा तो 2C1 हो जाएगा और प्लस का C2 हो जाएगा, उधर जाके ये बन जाएगा 4, है ना। और ये वाली इक्वेशन देखो आई हुई है तुम्हारे पास, क्या आई हुई है, माइनस का C1 प्लस का C2 इज इक्वल टू -1, तो ये C1 C2 में एक इक्वेशन। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी, दोनों को घटा दो, ये प्लस माइनस प्लस, C2 से C2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3C1 इज इक्वल टू 5, तो C1 की वैल्यू आ गई 5/3। C1 की वैल्यू 5/3 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो, तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 5/3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3। C2 हो गया 2/3। अब C1 और C2 की वैल्यू रखो तो C3 भी आ जाएगा, यहीं रख दो इसमें, तो C3 कितना बन जाएगा देखो, 5/3 -1, ये हो जाएगा 2/3। तो C1 C2 C3 आ गया, तो हमारे पास C वेक्टर बन गया फिर पूरा का पूरा, 5/3 आई कैप प्लस C1 आ गया 5/3, C2 आ गया 2/3 जे कैप प्लस 2/3, ये हमारा C वेक्टर बन गया। क्लियर हो गई बात, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D और A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D है, और शो दैट A माइनस डी इज पैरेलल टू B माइनस C, ये शो करना है। अब देखो पैरेलल शो करने के लिए मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी कि A माइनस डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो A माइनस C का क्रॉस प्रोडक्ट B माइनस C के साथ 0 आना चाहिए। अगर इस शर्त तक तुम पहुंच पाए तो तुम कह सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। उसके लिए अगर हम ध्यान दें, हमें क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D दिया हुआ है, और यहाँ पे A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D दिया हुआ है ना। देखो A माइनस D कहाँ से बनेगा, और A माइनस डी इज B माइनस C, है ना। तो मेरे ख्याल से इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि A कॉमन आएगा उसमें से B माइनस C बनेगा, यहाँ से भी D कॉमन आएगा उसमें से भी B माइनस C बनेगा। हाँ देखो, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस D माइनस B क्रॉस D, ये बन जाएगा। ठीक है, इन सबको उठा के इधर ले आओ, इन दोनों में से, चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, उनको भी उठा के इधर ले आओ, तो प्लस का B क्रॉस D माइनस का C क्रॉस D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है पीछे से, B माइनस C, ये बन जाएगा। यहाँ पे D दोनों के अंदर से पीछे से कॉमन आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जिधर लिखा हुआ है उधर ही लिखना है, क्योंकि मैंने बताया A क्रॉस B और B क्रॉस C बराबर नहीं होते हैं, ये हुआ। अब ये B क्रॉस C इसमें तो पीछे और इसमें आगे है, तो यहाँ पे अभी ये कॉमन नहीं आएगा, इसको आगे करो, D को आगे करो। तो अगर इसको आगे करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, A क्रॉस B माइनस C माइनस का D क्रॉस B माइनस C, इसको पलटना पड़ेगा। अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, पीछे से B माइनस C कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, A माइनस D क्रॉस B माइनस C, पीछे से कॉमन आ गया। अब देखो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो A इज इक्वल टू D होगा, ये 0 हुआ तो B इज इक्वल टू C होगा, और दोनों ही चीज़ों को उसने मना किया हुआ है। तो यानी कि फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A माइनस डी इज पैरेलल टू B माइनस। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा काम था वेक्टर्स का। और अगली जो वीडियो होगी वो हमारी 3D की होगी, उसके अंदर ये कंसेप्ट थोड़े थोड़े यूज़ होंगे। 3D वाला चैप्टर भी काफ़ी इजी है, तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। मुझे उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा, और इसके अंदर से चीज़ें कवर हुई होंगी और डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा
इसी उम्मीद के साथ मैं बाय बाय बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। टेक केयर, सी यू।